Today's topic is steps in steps 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 in human resource planning। वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कदम होते हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग HR प्लानिंग के लिए ज़रूरी होते हैं या उनका आवश्यकता होता है। फर्स्ट पहला एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब हुआ कि पहला कि एनालाइज करें, समझें, जानें कि आखिर उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अगर कोई ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो NGOs हो, चाहे वो कुछ भी हॉस्पिटल्स हो, हर जगह जो है ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो अगर जो सबसे पहला स्टेप रहता है अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, तो कैसा रहता है कि और उस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अगर कोई NGO है तो उसको अपने प्रॉफिट से बहुत मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो NGO सेवा के भाव से NGO को बनाया गया है कि वो वेलफेयर करना, चाहे वो किसी के लिए वेलफेयर के लिए हो। एनिमल्स के वेलफेयर के लिए भी NGOs होती हैं, प्लस साथ ही साथ में ह्यूमन बींग के लिए भी NGOs होती हैं। ह्यूमन बींग में भी डिफरेंट होते हैं, जैसे चाइल्ड वेलफेयर के लिए होती है या फिर एक ओल्ड एज वेलफेयर के लिए NGO होते हैं। तो उनका मोटिव क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। और अगर प्राइवेट कंपनी कोई है तो उसका मोटिव रहेगा प्रॉफिट मेकिंग, तो उसके हिसाब से उसकी प्लानिंग होगी। और NGOs हैं जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग ही पर्पस नहीं है, वेलफेयर पर्पस है, तो उसका प्लानिंग उस हिसाब से किया जाएगा। तो सबसे पहले डिफाइन किया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसके हिसाब से फिर आगे की प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और पॉलिसी बनाई जाएगी। दूसरा, इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स। इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट ह्यूमन रिसोर्स। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है कि इन्वेंट्री मीन्स क्या होता है कि आपके पास जो स्टॉक है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स हुआ कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने एम्प्लॉय का आपके पास स्टॉक है, कितने लोग आपके साथ काम करते हैं, कितना ह्यूमन रिसोर्सेज, कितना ह्यूमन पावर आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करेंगी। जैसे अगर एक बिल्डिंग, एक रूम बनाना है या फिर एक बड़ी बिल्डिंग बनाना है, अगर आपके पास 2 पर्सन हैं, 2 मजदूर हैं, तो आप एक छोटा रूम ही बना सकती हैं कम समय में। और बड़ी बिल्डिंग बनाना है तो वो 2 लेबर के साथ पॉसिबल नहीं होगा कि आप जो है 20 फ्लोर की बिल्डिंग को जो है सिर्फ 2 लेबर के साथ बना सकें। ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और फिजिबल भी नहीं है, क्योंकि 10 तले की बिल्डिंग में जो है 2 लेबर से बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा या इम्पॉसिबल एक तरीके से हो जाएगा। तो एक ह्यूमन रिसोर्स ज़रूरी है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, साथ ही साथ में आपके पास कितना ह्यूमन रिसोर्स है, उसके हिसाब से वो पॉलिसी बनाएंगे, वो प्लानिंग आप करेंगे। तो इन्वेंट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स हो गया कि कितने एम्प्लॉय आपके पास हैं, कितना काम आप करवा सकते हैं। थर्ड, फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। डिमांड और सप्लाई को फोरकास्ट करना मीन्स कि पहले से एज्यूम करना। अगर आपको अभी फ़िलहाल 2 एम्प्लॉय, जैसे छोटा आप अगर मकान बनवाते हैं तो मकान जब बनता है तो आप कभी अगर आप लोग नोटिस किए होंगे या देखे होंगे खुद का मकान या किसी और का बनते हुए, तो जिस समय दीवार अगल बगल खड़े होते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ या लेबर नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस समय जो सीलिंग की ढलैया होती है
तो उसमें जो है एम्प्लॉयज़ लेबर्स को जो है नंबर्स बढ़ाने पड़ते हैं। और नॉर्मल अगल बगल दीवार खड़ा करना पड़ता है तो 2 या 4 लेबर लग के अपना काम करते रहते हैं, लेकिन जिस समय वो ढलैया होता है, जो सीलिंग ऊपर सीलिंग बनता है तो उस समय जो है लेबर्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो इस तरह फोरकास्टिंग ज़्यादा अच्छा वर्ड लगता है ये सब्जेक्ट के हिसाब से, और जो है हाँ उसको लिख सकते हो। या फोरकास्टिंग मतलब यही होता है प्रीडिटर्मिनेशन, एज्यूम करना। फोरकास्टिंग मतलब यही होता है, ये एज्यूम करना, प्रीडिटरमाइन करना, क्योंकि वो फ्यूचर का चीज़ होता है ये। बट एग्ज़ाम में फोरकास्टिंग वर्ड यूज़ करोगे तो वो अच्छा लगता है, फोरकास्ट करना। तो फोरकास्टिंग मतलब वही फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स की हो सकता है कि अभी कम काम हो हमारे पास, बट फ्यूचर में जैसे कि ठंडी का आता है, जैसे कि आप अभी छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जब ठंडी आने वाली रहती है, जो कपड़े का जो काम करते हैं जो अगर वो विंटर वियर बनाते हैं तो गर्मियों में वो उनको लेबर की ज़रूरत ज़्यादा रहती होगी, क्योंकि ठंडी के कपड़ा उन्हें बनाना है तो वो गर्मी में बनाना पड़ेगा, तभी नहीं ठंडी में वो तैयार हो जाएगा और ठंडी में आप बेचेंगे उसे। और ठंडी में आप बनाना शुरू करेंगे तो वो ठंडी बनते बनते ठंडी बीत चुकी रहेगी, आपका स्टॉक कंप्लीट होते होते, तो गर्मी में बिकेगा नहीं। तो गर्मियों में आपको जो है ठंडी का कपड़ा बनाना है, तो आप पहले तो फोरकास्ट करेंगे कि हम इस मंथ में अगर काम शुरू करें 2 लेबर के साथ, और धीमे धीमे फिर ठंडी जब पास आ जाए और सितंबर में अक्टूबर में हम अपने लेबर की संख्या बढ़ा देंगे, नंबर्स बढ़ा देंगे और अपना प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। तो ये फोरकास्ट करना होता है ताकि आप शुरुआत में कम एम्प्लॉयज़ काम करें और बाद में आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगा सकें। पर ये आपको आइडिया रहे कि उस समय एम्प्लॉय मिल जाएंगे, उस समय आपको लेबर्स मिल जाएंगे। अगर पता रहेगा कि उस समय लेबर्स नहीं मिलेंगे तो आप पहले ही जो है उसको आप प्रिपरेशन कर लेंगे, स्टार्टिंग में ही आप लेबर को बुला लेंगे, सारे लेबर्स को काम कंप्लीट करवा लेंगी, इंतज़ार नहीं करेंगी बात का कि बाद में लेबर मिले कि ना मिले। तो वही बोला कि फोरकास्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन लेबर, ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो प्रेजेंट जो लेबर, प्रेजेंट जो ह्यूमन पावर है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसमें वो पॉसिबल है कि नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ने पे कुछ और आपको ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो मार्केट से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो ये फोरकास्ट करना कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है या नहीं है। अब आप बोलेंगे सर इतनी आबादी है, ह्यूमन रिसोर्सेज तो कहीं से भी हम उठा लेंगे, कहीं से भी ले आएंगे। नहीं, ज़रूरी नहीं कि सबके पास वो स्किल हो। जैसे कोई मशीनरी चलाना होता है, जैसे कि जो कपड़े की मशीनरी होती है तो उसके लेबर्स अलग होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो लेबर आपको मिल जाए। किसी भी इंसान को आप उस मशीन पे ला के नहीं खड़ा कर सकती हैं। जैसे कि बुनकर होते हैं जो साड़ी का काम करते हैं, बुनकर, अगर हम आप जाकर मशीन में बैठ जाएँ तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग जो है उस तरह से फिनिशिंग के साथ या उस तरह से प्रॉपर्ली काम कर लें। नहीं, जो उसके एक्सपर्ट होते हैं, जो उसके स्किल्ड लेबर होते हैं, वही वो काम कर पाएंगे। कोई भी नया पर्सन आके वो बुनकर वाला काम या फिर कोई भी इस तरह की मशीनरी को यूज़ नहीं कर सकता। किसी भी इंसान को हम लोग पकड़ कर नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मतलब है कि स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स जो कि आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग काम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टिमेट करना। एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप्स, एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप्स, GAPS। गैप्स मीन्स हुआ कि कितने इंटरवल के बाद, जैसे कि मैं बताया ठंडी का कपड़ा बनाना है, तो ठंडी का कपड़ा बनाना है तो आप जो है ठंडी बीत जाता है, फरवरी में ठंडी खत्म हो जाती है, फरवरी मार्च में ठंडी खत्म हो जाती है। तो उसके बाद अब फरवरी मार्च बीत गया, अप्रैल मई आ गया, तो अप्रैल मई से आप तैयारी किए नेक्स्ट ठंडी का। तो अप्रैल मई में 1-2 लेबर के साथ थोड़ा थोड़ा अपना काम आप करना शुरू कर दी, स्टॉक इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा शुरू कर दी। और अप्रैल मई जून जुलाई तक 3-4 महीने कम लेबर के साथ की। और उसके बाद जब ठंडी पास आ गई, लगा कि अब नवंबर से ठंडी स्टार्ट होने वाली है, तो सितंबर से आपको फिर अब लेबर बढ़ाना पड़ेगा। सितंबर से आप लेबर को बढ़ा देंगे ताकि आप अब स्टॉक आप जल्दी बनाएं और 2 महीने में आप काम कंप्लीट कर लें अपना और सारा स्टॉक प्रिपेयर कर लें। तो यही है एस्टिमेटिक लेबर मैन पावर गैप्स, कि किस समय आपको कितने लेबर का रिक्वायरमेंट है और किस समय आपको बढ़ाना है लेबर्स को, किस समय घटाना है। जैसे कि बिल्डिंग का हमने एग्जांपल बताया कि जिस समय दीवार खड़ी करनी होती है या पिलर्स खड़े करने होते हैं तो उस समय उतने लेबर नहीं चाहते हैं, लेकिन जब ढलैया होता है, जो सीलिंग बनाना होता है, तो उस समय हमें लेबर्स जो है ज़्यादा चाहते हैं।
तो वो एस्टिमेटिंग लेबर गैप्स वही होता है, मैन पावर गैप इसी को बोलते हैं कि कितने दिन में आपका चारों तरफ दीवार खड़ा हो जाएगा और किस दिन आपको जो है ये ढलैया करानी पड़ेगी और आपको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस तरह से मैनेज करना और उस तरह से प्लानिंग करके पहले से बात करके कॉन्ट्रैक्ट करके उन लेबर्स को रखना कि इस दिन हमें तुम लोग की रिक्वायरमेंट रहेगी, इतने दिन के लिए तुम लोग को आना पड़ेगा। जिस टाइम आपको लगेगा कि इस टाइम हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, नंबर ऑफ़ लेबर हमें ज़्यादा चाहिए या मैन पावर ज़्यादा चाहिए, तो आप फोरकास्ट करके उनसे बात करके रखी रहेंगी इस दिन से लेकर इस दिन तक आपको हमारे यहाँ काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट, formulation of final human resource action, formulation of final human resource action, formulation of final human resource action plan। मीन्स अब फॉर्मुलेशन अब क्या सब चीज़ हो गया, अब उसके बाद फॉर्मुलेशन करना है। फॉर्मुलेशन से बनाना आपको फाइनल ह्यूमन रिसोर्स प्लान को किस समय आपको कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है उसके हिसाब को वो प्लान को बनाना, एक रोड मैप एक जगह लिखना ताकि याद रहे आपको फ्यूचर में कि क्या क्या आप प्लान बनाइए, क्या क्या आप एस्टिमेट किए हैं। जैसे कि आप शादी का ब्याह का फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि अचानक से बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारा काम, सब लोग ये चीज़ देखा होगा, अपने घर में नोटिस किया होगा, जब शादी आता है तो बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं। तो उस समय लोग बनाता है कि जो है मिठाई एक दिन पहले बना लेंगे, ये लोग प्लानिंग करता है कि हम जो घर का सजावट का काम 4 दिन पहले बुला के सजावट का काम कर लेंगे, घर को पेंट करवाना है तो घर को पेंट करवाने का हम 2 महीना पहले कर लेंगे। तो एक प्लान बनाता है, एस्टिमेट करता है कि घर की जो है साफ़ सफाई पेंटिंग हम 2 महीने पहले करा लेंगे, और मिठाई उठाई बनाना रहता है जो बांटने के लिए भी होता है, जो शादी के अगले दिन हम लोग बांटते भी हैं। हर जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है उसको, जो है कोई बैना बोलता है, कोई पौरा बोलता है, क्या होता है ये होता है ना, क्या होता है बैना वर्ड सुना ही नहीं आप लोगों ने, जो खाजा और कुछ होता है जो शादी के अगले दिन बांटे जाते हैं। तो उन चीज़ों को लोग पहले बना लेता है हलवाई लगा के, तो इस तरह से एस्टिमेट करता है, प्लान बनाता है। तो इस तरह से बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी यही होता है कि अगर जिस हिसाब से काम होता है उसके हिसाब से वो प्लान करते हैं। जैसा हमने अभी बताया एग्जांपल में कि मार्च अप्रैल में हम लोग 2 लेबर लगाएंगे, जब ठंडी करीब आएगी तो लेबर बढ़ा देंगे। तो इस तरह का वो प्लान रोड मैप बना के रखना, लिख के रखना। जहाँ बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहता होगा तो वहाँ पे बड़े ज़्यादा चीज़ रहते होंगे, वो सिर्फ दिमाग में याद रखना पॉसिबल नहीं रहता है, तो इसलिए उसका जो प्रॉपर प्लान बना के एक चार्ट बना के लिख के रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इससे पहले का जो पॉइंट था वो था फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, मीन्स कि प्लान को बनाना, जब प्लान बन जाए तो उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, उसके ऊपर जो है फॉलो करना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान मीन्स हो गया कि जो प्लान हमने बनाया है उसको लागू करना, फॉलो करना। और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग ऑफ प्लान। मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग ऑफ प्लान मीन्स कि ऐसा नहीं कि जो प्लान आप इम्प्लीमेंट कर दी तो उसके बाद उसको आप भूल जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर प्लान जो है सक्सेसफुल प्लान हो या परफेक्ट प्लान हो, ठीक है। तो उसे मॉनिटर करना, कंट्रोल करना ज़रूरी होता है कि वो जो प्लान आप सोची हुई है इसके अकॉर्डिंग आपके ह्यूमन रिसोर्स जो आपने एम्प्लॉय लगाया है वो काम आपके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ को मॉनिटर करना, देखना और कंट्रोल करना। और लास्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लास्ट में नेक्स्ट पॉइंट है, एक पॉइंट उसमें बढ़ा लीजिए, फीडबैक एंड अल्टरेशन
ATION। अल्ट्रेशन मीन्स फीडबैक मीन्स क्या होगा कि जो आपके एम्प्लॉयज़ या जो आपका ह्यूमन रिसोर्स पावर जो आपके प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो उस काम को कर रहा है, उनसे फीडबैक भी लेना, क्योंकि प्लान आपने बनाया है और ज़मीनी स्तर पे काम वो कर रहे हैं, तो उनके तरफ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आते हैं कि प्लान में सर किस चीज़ की ज़रूरत है, किस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनसे फीडबैक भी लेना कि हमने जो प्लान बनाया है, हमने जो तैयारी की है, क्या वो सही है कि नहीं है। उनसे फीडबैक लगातार लेते रहना। अगर वो कुछ चेंजेस के लिए बताते हैं तो उनके चेंजेस को सुनना। फीडबैक में उनसे पूछना कि जो प्लान चल रहा है जिसमें आप कोई कमी पा रहे हैं या फिर कोई उसमें अल्ट्रेशन चाहते हैं, अगर वो कोई फीडबैक देते हैं तो उसके हिसाब से उसको अल्टर करना, अपने प्लान में कुछ ना कुछ बदलाव लाना। ऐसा नहीं कि जो प्लान हम बना दें उस पर स्टिक ना रहे। अगर ज़रूरत है उस प्लान को चेंज करने का, उसमें कुछ बदलाव करने का, तो उस फीडबैक के अकॉर्डिंग उस प्लान को अल्टर करना, ताकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन की वो मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ढंग से हम अचीव कर सकें। ये सारे पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स सफिशिएंट है स्टेप्स इन HR प्लानिंग। बहुत सारे बच्चे अभी नए नए आ रहे हैं, जैसे कि ये भी नहीं आई हैं, पर पिछला कई सारे क्लास छूटे भी होंगे, वो ऑनलाइन अवेलेबल है आप लोग को। क्या चीज़? हम तो वीडियो डाल ही रहे हैं। जो देखो व्हाट्सअप, देखो मोबाइल यूज़ करो, व्हाट्सअप खोलो। अभी डाले हम, अभी आपके क्लास में आने से पहले हम उसको जो है नीचे कल ही हम कल ही उसे जो है डालने की कोशिश कर रहा था, बट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, वो नहीं जा पा रहा था, तो इसलिए जो है हम कल रात में उड़ा लें 12-1 बजे। तो नेटवर्क वहाँ पे कल रात में 12-1 बजे जो है अच्छे नेटवर्क मिला, तब जाके वो अपलोड हुआ, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो रहा था। कल सुबह हम ट्राई कर रहे थे, तो रात में हम उसको यूट्यूब पे डाले और उसका लिंक जो है आज अभी थोड़ा देर पहले भेजे आप लोगों को। तो जो भी अभी नए आ रहे हैं उनको आप लोग बता दीजिए, जो भी हेल्प कर दीजिए। बच्ची अच्छी बच्ची है, बहुत सिंसियर लड़की थी, कभी क्लास में कोई डिस्टर्बेंस हमें नहीं लगता है ये कभी की होगी, बहुत शांत स्वभाव की अच्छी लड़की है। तो थोड़ी शाई टाइप की भी है, अगर ये पूछ लेना, शर्माना मत, ठीक है। हाँ, वीडियो तो आपके पास अभी पिछले जो वीडियो है सब ओपन है, आप चाहे तो पीछे भी जाके देख सकते हैं, और नोट्स भी अपने फ्रेंड से ले लीजिए जो पिछले क्लास छूटे हैं आपके। और जैसे जो भी वीडियो क्लास में जा रहे पढ़ा रहे हम लोग, तो वो तो ऑनलाइन जा ही रहा है। चलिए, थैंक यू। हाँ, फीडबैक देते रहिए आप लोग, ताकि उसमें जो है